बिहार देश का वो राज्य जहां हर साल लाखों लोग अपने सपनों के साथ घर छोड़ देते हैं। कोई दिल्ली में मजदूरी करता है, कोई मुंबई में, कोई गुजरात में तो कोई राजस्थान में। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के लगभग 3 करोड़ लोग दूसरे राज्यों में माइग्रेंट वर्कर्स की नौकरी कर रहे हैं। बिहार के लगभग 50% घरों में एक मेंबर या उससे ज्यादा अदर सिटीज में माइग्रेंट कर चुके हैं, जिसका सिर्फ एक ही कारण है कि बिहार में आज भी रोजगार नहीं है। दोस्तों 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं नीतीश कुमार और जेडीयू की सरकार को बिहार की सत्ता में, लेकिन सवाल आज भी वही है कि बिहार वाकई में बदला है या फिर हालात आज भी वैसे के वैसे ही है। नेता आते हैं, वादे करते हैं, वोट लेते हैं और अपना घर भर करके चले जाते हैं। नीतीश बाबू 2020 में आपने ही कहा था कि अगर हमारी जेडीयू की सरकार बिहार में आई तो बिहार में हम नई टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे, बिहार में नई इंडस्ट्रीज लेकर के आएंगे ताकि लोगों को बिहार के बाहर नौकरी करने के लिए नहीं जाना पड़े। और हम लोग को मौका मिलेगा अगली बार तो हम लोग जो टेक्नोलॉजी का एक एक आदमी को और ट्रेनिंग करवाएंगे ताकि किसी को तो कहीं जाना ही नहीं पड़े, और बल्कि जो बाहर से हम सामान मंगवाते हैं हमको मंगवाना ही नहीं पड़ेगा, यहीं से पूरे देश में सामान जाएगा। हम लोग का देख लीजिए। लेकिन अब 2025 आ चुका है और ये लोग फिर से मैदान में उतर चुके हैं वोट मांगने के लिए। लेकिन इस बार क्या होगा? क्या ये जनता को बहला फुसला करके वोट ले जाएंगे? ये वादे वही कर रहे हैं, बस तारीख बदल चुकी है। इनके पुराने वादों और अब के वादों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन बस तारीख का फर्क है कि आज से 5 साल पहले इन्होंने यही वादे किए थे और आज 5 साल बाद फिर ये मैदान में आकर के वही वादे जनता से कर रहे हैं। और इसलिए पूरे बिहार में एक ही नारा गूंज रहा है, नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार। लेकिन अब क्या बिहार की जनता समझ चुकी है कि अब असली जनता को काम चाहिए? आइए देखते हैं पूरी कहानी। दोस्तों नीतीश कुमार ने 2005 में बिहार की सत्ता संभाली थी। तब लोगों को उम्मीद जगी कि अब बिहार में कुछ नया होगा, बिहार में कुछ नया आएगा। सुशासन के नारे दिए गए, जनता को झूठे वादे किए गए और शुरुआत में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिला, लेकिन बाद में वही पुरानी पिक्चर शुरू हो गई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन। आज भी बिहार भारत के गरीब राज्यों में से एक है जहां के आदमी की प्रति व्यक्ति आय 60,000 रुपए के आसपास है। मतलब बिहार का एक आदमी साल के एवरेज 60,000 रुपए ही कमा पाता है, जबकि इंडिया की नेशनल एवरेज इनकम ही 1,70,000 के आसपास में है। मतलब दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार का आदमी साल के 2.5 गुना कम पैसे कमाता है, जिसका सिर्फ एक ही कारण है कि बिहार में आज भी रोजगार की कमी है और ये लोग पढ़ लिख नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की हालत ही कुछ ऐसी है, इन्हें मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ता है। बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला की रिपोर्ट के हिसाब से बिहार का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 43.4% है, जबकि देश का एवरेजली ही ये 56% है। मतलब दोस्तों 100% में से बिहार के 43.4% लोग ही पैसा कमा पाते हैं। और अगर 20-25 साल की सरकार के बाद में भी बिहार का ये हालत है कि लोगों को रोजी रोटी और पंखा हवा के लिए भी दिल्ली यूपी जाना पड़ रहा है, तो सोचिए हम किस सुशासन सरकार की बात कर रहे हैं और क्या हुआ मोदी जी की उस डबल इंजन सरकार का। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है। और बिहार जिस सुशासन सरकार के भरोसे चल रहा है वो सुशासन सरकार तो खुद किसी और के भरोसे चल रही है। नीतीश कुमार अपने पॉलिटिकल करियर में कभी बीजेपी के साथ रहे तो कभी आरजेडी के साथ रहे। उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार था, चाहे वो बीजेपी के सपोर्ट से मिले चाहे आरजेडी के सपोर्ट से मिले। उन्हें कोई मतलब नहीं कि बिहार का पॉलिटिकल किन्हीं सिद्धांतों पर चले कि नहीं चले। और आज बिहार के अंदर जेडीयू बीजेपी के साथ में मिलकर के सरकार बना रही है और यही मोदी जी 10 साल पहले बोलते थे कि नीतीश बाबू ने बिहार के लिए किया ही किया है, और आज वही नीतीश बाबू के साथ में मिलकर के बिहार में सरकार बना रहे हैं। फिर से रुक करेंगे बिहार के सीतामढ़ी का, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली चल रही है। और हमारे नीतीश बाबू ने वादा किया था, उन्होंने पिछले चुनाव में वादा किया था कि अगर मैं बिजली न पहुंचाऊं, अगर मैं बिहार में उजाला न लाऊं, अगर मैं बिहार के घर घर में रोशनी न लाऊं तो 2015 के चुनाव में मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा, ऐसा कहा था उन्होंने। आपको वादा किया था कि वोट मांगने नहीं आऊंगा, वोट तब मांगूंगा जब बिजली लाऊंगा, ये कहा था कि नहीं कहा था? नीतीश बाबू, लालू जी, ये 90 का कालखंड नहीं है, ये जनता बराबर हिसाब रखती है, बराबर हिसाब रखती है। वाह मोदी जी वाह, कल नीतीश बाबू आपके लिए गलत थे, आज नीतीश बाबू आपके लिए सही हो गए। आज आप साथ में मिलकर के सरकार बना रहे हैं, वही नए नए नारों के साथ में कि फिर से तेज रफ्तार से चलेगा बिहार, अगर बिहार में फिर से आएगी एनडीए सरकार। और इसलिए पूरे बिहार में एक ही नारा गूंज रहा है,
नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार। देखिए मोदी जी, बिहार की जनता थोड़ी भोली जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है, वो ये सब देख रही है। बिहार के हर गांव में आज भी एक जैसा ही मंजर देखने को मिलता है। घर के अंदर सिर्फ महिलाएं और बूढ़े बुजुर्ग ही दिखते हैं। सारे जवान बेचारे शहरों के अंदर मजदूरी कर रहे हैं। जैसे बस स्टेशनों पर और रेलवे स्टेशनों पर लंबी भीड़ और लंबी लंबी लाइनें, वो ये चीज साफ बता रही है कि उनका गांव छोड़ने की मजबूरी सिर्फ और सिर्फ रोजगार है। 2020 के चुनावों में तेजस्वी यादव ने जनता से वादे किए कि अगर हमारी सरकार आई तो हम 10 लाख नौकरियां लेकर के आएंगे। एक मौका आप लोग हमको देने का काम कीजिए। और हमने वादा किया है, नवरात्रि में संकल्प उठाया है कलश की स्थापना करते वक्त कि पहला मुख्यमंत्री रहते हुए अगर मेरा कलम चलेगा, पहला कलम, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 10 लाख नौजवान को सरकारी। तो भी नीतीश बाबू ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर बिहार के लिए भाई पॉसिबल क्या है? आपकी सरकार ने पिछले 20 सालों में बिहार के लिए किया ही क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बिहार का बेरोजगारी का डेटा देखें तो जुलाई 2022 से जून 2023 के डेटा के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर 3.9% है, जो कि देश के एवरेज से 3.2% ज्यादा है। और इन्हीं आंकड़ों के पीछे एक और सच्चाई भरी कहानी छिपी है कि बीजेपी ने भी बिहार को तभी याद किया जब चुनाव आए। ना कोई इन्वेस्टमेंट हुआ, ना कोई इंडस्ट्रीज आई, बस बिहार की जनता के साथ में झूठे झूठे वादे किए गए। मोदी सरकार ने बड़े बड़े नारे दिए डबल इंजन सरकार के, लेकिन रोड पर चला तो सिर्फ सिंगल इंजन, वो भी पंचर। स्मार्ट सिटी का सपना भी अधूरा रह गया और जहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आनी थी वहां पर भी आज खाली बोर्ड लगे हुए हैं। और बिहार के एजुकेशन सिस्टम की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। पेपर लीक होना, नकल होना यहाँ पर रोज की कहानियां बन चुके हैं। स्टूडेंट्स नीतीश बाबू से मिलकर के अपनी समस्या भी बता चुके हैं, लेकिन वही झूठे वादों के साथ उन्हें बहला फुसला करके भेज दिया जाता है। ना कोई एक्शन होता है और ना कुछ काम होता है। युवा आज भी गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेकर के सिर्फ परेशान ही रहते हैं। बच्चे पढ़ते रह जाते हैं लेकिन वैकेंसीज के नाम पर गवर्नमेंट उन्हें ठप्पा दिखाती है। क्या पूरा मुद्दा है, क्या बैठा है? हम लोग 2011-14 सेशन के बैच में पास आउट स्टूडेंट हैं। 2011 से 14 सेशन हाँ, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ है। डिप्लोमा एग्रीकल्चर ये भागलपुर राजकीय पॉलिटेक्निक से पास आउट हैं। और 2014 से लेके 19 तक 5 साल से हम लोग जनता दरबार 3 बार आ जा चुके हैं। नीतीश कुमार से मिल चुके हैं पर्सनल, और तीनों बार मिले हैं। तीनों बार का ये कॉपी है। बार बार लेटर वही फॉरवर्ड होता है, वहीं पर रहता है, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं होता है। क्या आश्वासन मिला है सीएम से? हम लोग आश्वासन यही मिलता है वैकेंसी निकाला जाएगा, दिया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं सुनवाई हुआ है और ना ही दिया गया है। इस वजह से हम लोग भटक रहे हैं। बार बार जब भी चुनाव होता है हर बार जाते हैं, चुनाव से पहले भी बार बार जाते हैं, कृषि मंत्री से भी मिलते हैं, कोई फैसला हम लोग के पक्ष में नहीं आता। सिर्फ आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है कि वैकेंसी में हम लोग डिप्लोमा अभियंत्रण को मौका देंगे। बिहार के स्कूल और अस्पतालों का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। स्कूल्स में टीचर कभी टाइम पे आते ही नहीं है। वेयर आर द किड्स, द क्यूरियस केसेस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ बिहार के नाम से जुलाई 2023 में बिहार के कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स पर एक सर्वे किया गया और इस सर्वे रिपोर्ट के अंदर जो डेटा सामने आया वो वास्तव में चिंता के हालात खड़े कर देता है बिहार के एजुकेशन सिस्टम के लिए। इस रिपोर्ट के अंदर नॉर्थ बिहार के एक संताली टोला नाम के गांव में एक सरकारी स्कूल पर सर्वे हुआ, जहां पर ज्यादातर गरीब और पिछड़ी जातियों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। बच्चों के स्कूल पहुंचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। बच्चों को खेतों को पार करके स्कूल में पहुंचना पड़ता है और स्कूल के अंदर बच्चों के बैठने के लिए कोई फर्नीचर की व्यवस्था ही नहीं है। बच्चे अपना प्लास्टिक का कट्टा अपने साथ लेकर के आते हैं और वहां पर बिछा करके उस कट्टे पर बैठते हैं। और पूरी स्कूल के अंदर सिर्फ 2 ही टीचर है और 2 टीचर से जब बातचीत हुई तब उन्होंने बताया कि उन्हें अपने बैठने के लिए जो चेयर है वो चेयर उन्होंने अपने सैलरी के पैसों से खरीदी है। और यही रिपोर्ट बताती है कि बिहार के प्राइमरी स्कूल में एवरेजली 147 बच्चे हैं और अपर प्राइमरी में 488 बच्चे हैं एवरेजली, जबकि राइट टू एजुकेशन RT के तहत हर 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। जबकि बिहार के अंदर प्राइमरी स्कूल में 45 बच्चों पर एक टीचर है और अपर प्राइमरी में 60 बच्चों पर एक टीचर है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जिस दिन ये सर्वे हुआ उस दिन सर्वे के दौरान 42% टीचर्स स्कूलों में मौजूद ही नहीं थे। मतलब जितने टीचर होने चाहिए उतने वहां पर है ही नहीं और जो टीचर है उसमें से भी आधे एब्सेंट ही रहते हैं। और इन स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखें तो वास्तव में ये चीजें सोचने लायक है। एक कमरे के अंदर 2-2 क्लासें चलाई जा रही है और अगर बारिश के दिनों में इन बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि वहां पर स्कूलों में पानी भर जाता है, तो बच्चों की क्लास स्कूल के छत पर लगाई जाती है। बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगी सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है बहुत। पढ़ने में बारिश होता है तो इधर उधर भागना पड़ता है। धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। बहुत तकलीफ होता है नहीं? हाँ। तो बारिश होती है तो क्या करती हो? घर चली जाती हो? हाँ। जाती हो? घर चले जाते हैं। फिर छूटता है तो आती हो?
हाँ, छूटता है तो आ जाते फिर पढ़ते हैं। ये सब भीग भी जाता है ना तो कहीं कहीं पे बैठते हैं। बिल्डिंग बना दे, स्कूल बना दे। फिर क्या हुआ नीतीश बाबू आपकी उस डबल इंजन सरकार का? ये जुलाई 2023 का डेटा है और आपकी सरकार तो 2020 से बिहार के लिए काम कर रही है। एम्स पटना और पीएमसीएच जैसे बड़े बड़े अस्पताल आज भी ओवरक्राउडेड है। फर्श पर ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की पोस्टिंग तो होती है, लेकिन उन्हें देखा जाता है प्राइवेट क्लिनिक के अंदर। जहां पर सरकारी अस्पताल है वहां पर ना कोई डॉक्टर है और ना कोई स्टाफ। लोग कहते हैं कि ये तो अब खाली बिल्डिंग बन चुकी है और कई जगहों पर तो सरकारी अस्पतालों के अंदर पकौड़ों की दुकान लगा दी गई है। मतलब आसपास के लोगों को पता ही नहीं है कि ये बिल्डिंग सरकारी हॉस्पिटल की है। वहां पर लोग पकौड़े बना करके बेच रहे हैं। पीछे ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये इसका अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र जो होता है APSC ये है, और इसका इस्तेमाल इस कदर नहीं होता स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कि जब आप रास्ते में खोजते टहलते पूछते हैं अगल बगल के लोगों से स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र के बारे में तो उनको जानकारी ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कोई स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पड़ता है। टॉयलेट होना था इसको, है ना। और बचे कुछ जो अस्पताल चालू है वो डॉक्टर के भरोसे नहीं, वहाँ के गार्ड के भरोसे चल रहे हैं। लोग बेचारे इमरजेंसी में अपना इलाज कराने के लिए कहाँ जाएंगे? सार्वजनिक रूप से आप ही कर रहे हैं लोग। हाँ, गाइड तो कर रहे हैं। गाइड तो जो बताना जितना जानता है उतना बोलता ही है। वही तो इमरजेंसी जो भी केस आ रहा है उसको पहले एडमिट करना चाहिए। इमरजेंसी वाले लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और यहाँ पे कुछ हो जाएगा तो उसका रिस्क कौन लेगा? यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का चीज नहीं है, कोई बात करने के लिए नहीं है। बताइए आप मुझे कि वो जो मरीज मेरे सामने 10 मिनट से है तड़प रहा है उसको कब लेंगे? क्या आदेश है आपको? हमें आदेश है कि मरीज वहाँ पुर्जा बन रहा है किसी का। अच्छा। और उस लिखने के बाद अगला का लिखाएगा। तो पहले पुर्जा बनेगा? हाँ, पुर्जा बन के मरीज आप जाएगा इमरजेंसी में। हाँ, उसके बाद जाएगा। उसमें कुछ हो गया उसको तो उसमें तो भाई सरकार की जो व्यवस्था है उसी तरह से न हो। अगर ही है जिम्मेदार गेट पे, हम जवाबदेह नहीं, हम तो जवाबदेह इतने हैं कि भीड़ अंदर न हो। नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से 2011 में बिहार की लिटरेसी रेट 61.8% है, जबकि राष्ट्र की एवरेजली ये 73% है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि ये नेशनल से कितनी कम है दोस्तों। इसका मतलब है कि बिहार के अंदर 100 लोगों में से 62 लोग ही पढ़े लिखे हैं, जबकि दूसरे राज्यों में ये 73 है, मतलब 73 लोग पढ़े लिखे। अब आप लोग सोच सकते हैं कि जहाँ का एजुकेशन सिस्टम, जहाँ की लिटरेसी इतनी कमजोर है तो वहाँ का भविष्य कैसे उज्जवल हो सकता है। पर अफसोस की बात है कि बिहार के अंदर स्टूडेंट्स में टैलेंट की कमी नहीं है, अगर असल में कमी है तो सिस्टम एंड सिंसियरिटी की। और यही रीजन है कि यहाँ का युवा बेंगलोर, बॉम्बे, पुणे, बिहार, राजस्थान में भटकता फिर रहा है। और सिर्फ युवा ही नहीं, बिहार के अंदर महिलाएं भी कुछ ज्यादा सुरक्षित नहीं है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे आंकड़े जिन्हें पता चलता है कि नीतीश बाबू की सरकार में बिहार की महिलाएं कितनी सुरक्षित है। 2018 में करीब 651 रेप केस और गैंग रेप के मामले दर्ज हुए। 2019 में ये संख्या बढ़कर लगभग 730 तक पहुंच गई। 2020 में बिहार में करीब 806 रेप केस दर्ज हुए और 2018 से 2022 के बीच कुल मिलाकर करीब 3854 रेप केस के और ऐसे कई मामले दर्ज हुए। मतलब ये मामले हर साल डबल हो रहे हैं। और दोस्तों ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन दर्दनाक हकीकतों की याद दिलाते हैं जो बिहार के अंदर आज भी जिंदा है। और यही दर्द और यही लापरवाही बिहार की जनता के मन में आज भी ये सवाल खड़ा कर रही है कि कब तक ये हालात ऐसे रहेंगे, कब बिहार बदलेगा, कब बिहार सुधरेगा, कब उन्हें काम मिलेगा, कब बिहार के अंदर बदलाव देखने को मिलेगा। ये झूठे भाषण और झूठे वादे नहीं। और दोस्तों यही वजह है कि बिहार के अंदर 2025 का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, यह चुनाव है बिहार के भविष्य का। 2025 में फिर बिहार वोट करेगा, लेकिन इस बार वोट झूठे वादों पर नहीं होगा, इस बार वोट होगा विकास पर। कमेंट करके बताइए कि आप किसको वोट करेंगे, एक्सपीरियंस को या फिर नई सोच को।